मौजू जो मुझे मिला है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जब कभी बात करते हैं तो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस और ये जो मामला था ये रहे कि हम अक्सर प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, क्योंकि ये बताने की चीज़ नहीं दिखाने की चीज़ ज़्यादा होती है कि कौन सी वेबसाइट कहाँ से मिलेगी, कौन सा रिसोर्स कहाँ से मिलेगा। और मैं यही उम्मीद कर रहा था शायद प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें बात करनी है तो बात भी करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आम तौर पर चाहे वो टीचर्स हों या फिर तालीम से जुड़े हुए अफराद किसी भी हैसियत से हों, आईसीटी की जो समझ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो समझ है वो बहुत मुख्तलिफ है। और मुख्तलिफ इस तरह से है कि कुछ लोग उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने को आईसीटी कहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करके बच्चों को दिखा देने का नाम आईसीटी समझते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर को आईसीटी कहते हैं, कुछ लोग मोबाइल में गूगल में कुछ ढूंढ लेना और उसको इस्तेमाल कर लेने को आईसीटी कहते हैं। लेकिन आईसीटी कुछ और है, सिर्फ कंप्यूटर चला लेना या पीपीटी बना लेना आईसीटी नहीं है। उसका एक ताल्लुक तालीम के साथ है और उसी तरह से हम उसको अगर समझें, चाहे आप टीचर हों या टीचर से जुड़ने वाले अफराद हों, उसको अगर उस तरह से समझेंगे तो शायद ये समझ पाएंगे कि हम क्यों टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ करनी है तो सिर्फ यही करते रहेंगे कि यूट्यूब से वीडियो को लिंक को ढूंढेंगे और बच्चों को दिखा देंगे, उससे क्या हासिल हुआ नहीं पता चलेगा। तो आईसीटी की फुल फॉर्म या आईसीटी कहते किसको हैं, हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो डिवाइस हो, डिवाइस से मतलब है जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रोजेक्टर है, कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ जो दिखाई देती है आपको सामने मशीनरी, या फिर कोई रिसोर्स हो। रिसोर्स हम उसको कहते हैं जैसे ऑडियो कोई फाइल है, कोई सुनाने वाली चीज़ है, कोई वीडियो है, कोई पीडीएफ है जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, कोई दूसरी और इस तरह का कंटेंट है जो पेश किया जा सकता है बच्चों के सामने, वो रिसोर्स है। तीसरी चीज़ ये है कि एप्लीकेशन हो सकती है, टेक्नोलॉजी डिवाइस हो सकती है, टेक्नोलॉजी रिसोर्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी कोई एप्लीकेशन हो सकती है। एप्लीकेशन हम कहते हैं जैसे सॉफ्टवेयर है कोई तो वो एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है तो वो वेब एप्लीकेशन है। तो अब ये समझिए कि इन तीन में से कोई भी शक्ल आपके सामने हो, या फिर चाहे वो अलग अलग हो या एक साथ मिल करके काम कर रही हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कुछ काम कर सके, वो काम क्या है वो समझना अहम है। इंफॉर्मेशन को, जो आप इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस हासिल कर सके कहीं से, जैसे आप वेबसाइट पे जाते हैं या कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वहां से हासिल कर सके, एक्सेस कर सके, उसको स्टोर करके अपने अंदर रख सके, जिससे कि जब आपको जरूरत हो तब आप उसको दोबारा से यूज कर लें। रिट्रीवल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि रिट्रीव कर सके। तीसरी चीज, उसको क्रिएट कर सके, सिर्फ हासिल करना नहीं। हमेशा टीचर जो है वो चीजें बनाता, यूज नहीं करता, बल्कि बनाता भी है। बहुत सारे मवाद, कंटेंट ऐसे होते हैं जिस पर हम सिर्फ ढूंढते नहीं बल्कि खुद बनाते हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंटेंट को क्रिएट भी कर सके, इंफॉर्मेशन को क्रिएट भी कर सके, और उसके बाद लास्ट है दूसरों तक पहुंचा सके। यानी टेक्नोलॉजी which can be used for accessing information, storing, retrieval, creation and communication technology in digital format। इंफॉर्मेशन तो और भी तरह से क्रिएट होती है, और भी तरह से स्टोर होती है। अब किताबों में जो है आपका इल्म स्टोर है, लेकिन वो आईसीटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम डिजिटल की बात करते हैं आईसीटी में। तो अगर आप इस तरह से समझ लें आईसीटी को, कि आईसीटी का मतलब कोई भी तकनीक, कोई भी टेक्नोलॉजी
चाहे वो डिवाइस हो, रिसोर्स हो, एप्लीकेशन हो, मगर उसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को हासिल करने में, क्रिएट करने में, बनाने में और दूसरों तक पहुंचाने में होता है या हो सकता है, तो वो आईसीटी है। इस तरह से हम क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि इसका एक ताल्लुक तालीम से डायरेक्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से डायरेक्ट है। एक उस्ताद की हैसियत से हम करते क्या हैं? क्लास में जाके हम क्या करते हैं? हमारे जहन में कुछ पहले से प्लानिंग है, यानी हम लेसन प्लान या प्लान, आप उसको चाहे पेपर पर लिखें या ना लिखें, लेकिन प्लान तो है कि हम आज ये कंटेंट, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके लिए हम ये रद्द अमल, ये एक्टिविटी करेंगे, इस तरह का असेसमेंट करेंगे, इस तरह के बच्चों को एंगेज करेंगे, ये चीज़ें दिखाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, कुछ ना कुछ जहन में लेके जाते हैं। तो वो प्लानिंग जब हम करते हैं तो साथ में हमें कुछ मवाद चाहिए, कुछ मटेरियल चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आमतौर से जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते वो ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, या फिर पेपर चार्ट यूज़ करते हैं, मॉडल बना के लाते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ये जो हम लाते हैं सामान, जिसको हम टीचिंग लर्निंग एड या मटेरियल बोलते हैं, ये कंटेंट का बनाना ही तो है। आप इंफॉर्मेशन को बच्चों के सामने पेश करने के लिए किसी शक्ल में बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, ठीक है। क्या ये काम टेक्नोलॉजी करती है? यस, करती है, और उसी का नाम आईसीटी है। क्योंकि आईसीटी में अभी हमने कहा कि आईसीटी का मतलब वो टेक्नोलॉजी जो कंटेंट को बना दे, किसी फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, रिसोर्स के फॉर्म में क्रिएट कर दे और बच्चों के सामने पेश कर दे। तो अगर वही काम हमें करना है और वो काम आईसीटी से होता ही है, ऑलरेडी उसके मीनिंग में वो बात है, तो हमें आईसीटी को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि हमारा मकसद तो बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाना है, ऐसा मवाद पेश करना है, इस शक्ल में पेश करना है जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएं। तो आईसीटी हमें उसमें हेल्प करती है, क्योंकि आईसीटी का काम ही है कि कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में क्रिएट करना। और दूसरा जो टीचर का काम होता है वो होता है कि उस मवाद को जब आपने पेश कर दिया, जब कंटेंट को सामने रख दिया बच्चे के, तो ये नहीं समझ लेना कि टीचर हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो बड़े अच्छे से बात की है, हमने तो बड़े अच्छे से पेश किया है, तो इसका मतलब बच्चे को समझ में आ गया। अगर मैंने ये समझ लिया एक टीचर होने के नाते कि मैं तो बड़ा अच्छा ऑरेटर हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा प्रेजेंटर हूँ और मैंने बड़े अच्छे से पेश किया है कंटेंट, इसका मतलब बच्चे ने समझ लिया। ये भूल हम कर जाते हैं। नहीं, हमारे पास अभी कोई श्योरिटी नहीं है। कंटेंट को सिर्फ बोलने से, पेश करने से, रख देने से बच्चे को समझ में आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? डायलॉग, बच्चे से बातचीत। समझ में आया? क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया? इसमें से जो तुम कह रहे हो समझ में नहीं आया तो क्या किया था, यानी जो आपका डायलॉग है, इंटरेक्शन है, वो असली चाबी है लर्निंग की, सीखने की। जब तक बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, जब तक बच्चा आपसे डायलॉग नहीं करेगा या आप नहीं करेंगे, तो सीखने का अमल पूरा नहीं होगा। वरना बच्चे खुद ही क्लास में क्यों जाएंगे? किताबें तो बहुत हैं, लाइब्रेरी है, आजकल तो यूट्यूब है, आजकल तो गूगल है, तो आपके पास क्यों आएगा? उसके पास तो है सारी चीज़, वहीं से पढ़ लेगा, वहीं से सीख लेगा। लेकिन आपके पास आएगा क्योंकि आप उसके सवालों को हल करें, उसके जो क्वेरीज हैं माइंड में, जो डाउट्स क्रिएट हो गए पढ़ने के बाद, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, इसका जवाब कौन देगा? टीचर देगा। तो आप बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और आईसीटी उस प्रोसेस को बेहतर बनाता है। जैसे कोविड के टाइम पर हमने उसका महसूस किया उसे कि जब बच्चे सामने नहीं हैं तो कैसे बातचीत करें? बच्चे तो सामने नहीं हैं, बातचीत कैसे करें? उनसे कांटेक्ट कैसे करें? उनके सवालों के जवाब कैसे दें? हमने मवाद तो भेज दिया, हमने उनको किताबें तो दे दी पढ़ने के लिए, तो बातचीत कैसे करें? तो टेक्नोलॉजी ने आपको जोड़ा। तो आईसीटी इसका भी नाम है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक पार्ट है, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम इंटरेक्शन कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, कंटेंट को बनाना भी है, कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाना भी है। और पहुंचाने का मतलब सिर्फ
भेज देना नहीं है, बल्कि ये कंफर्म करना कि हाँ वो पहुंच गया है और आपने वही मीनिंग समझा है जो मैंने बताया है, जो कुछ मैंने पेश किया है आपने वही समझा है। ऐसा तो नहीं मैंने ABCD बोला और आपने ABD समझा, C कहीं गायब हो गया। तो ये जो ICT है ये इसलिए हमें ज़रूरी है क्योंकि इसका एक ताल्लुक तालीम के साथ, जो तालीम का प्रोसेस है, एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसके साथ डायरेक्ट है। जो काम हम क्लास में करना चाहते हैं वही काम ICT करता है, इसलिए हमें ICT को इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल दूसरा है कि कैसे इस्तेमाल करें, क्या चीज़ है ऐसी जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका जो आज का मौजू है उस पर आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उसको हम ओपन कह रहे हैं या फ्री कह रहे हैं, फ्री भी वर्ड यूज़ करते हैं। उसकी ज़रूरत क्या है और वो कहाँ से मिलेंगे और कौन से रिसोर्सेज हैं, वो कैसे पहचानेंगे। तो पहली चीज़ तो यह है कि पहचानते कैसे हैं, यानी किसको कहते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो उसमें दो शर्तें हैं, दो शर्तें अगर पूरी कर दे तो वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स कहलाएगा। एक तो है कि वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो, ओपन है। जैसे हम कहते हैं मैंने किताब लिखी, और आपने जब किताब पढ़ते हैं तो पहले ही सफ़े के जो अंदर वाला सफ़ा है उसमें लिखा होता है C और ऐसे सर्कल, और उसके आगे फिर ईयर भी लिखा होता है। उसको हम कहते हैं कॉपीराइट। मतलब किसी का कॉपी करने का राइट उसके पास है। किसके पास है? जिसने लिखा है, जिसने किताब लिखी है। कोई दूसरा आदमी उसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करेगा बिना उसकी इजाज़त के तो वो केस कर सकता है, पहले वाला जिसने लिखी है। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि फला प्रोफेसर के साथ जो है ऐसा मामला हो गया कि उन्होंने जो है कहीं से कोई चीज़ कॉपी करके अपनी बुक लिख दी थी या कोई आर्टिकल लिख दिया था, उन पर केस हो गया। मतलब ये कॉपीराइट का वायलेशन हो सकता है। तो ऐसा रिसोर्स हम इस्तेमाल करें जो किसी का कॉपीराइट ना हो, कॉपी लेफ्ट हो, मतलब उसने वो चीज़ छोड़ दी हो कि चलो कोई बात नहीं, मैंने किताब लिखी है, मैंने आर्टिकल लिखा है, मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। जो चाहे इससे इस्तेफादा करे, जो चाहे इससे फ़ायदा उठाए, ले लीजिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसी को कहते हैं क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। कुछ लाइसेंसेस हैं जिनके तहत अगर वो पब्लिश किया जाए, वो डिक्लेयर किया जाए मटेरियल, चाहे वो किताब की शक्ल में हो, आर्टिकल की शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, अगर उसके साथ वो चीज़ जुड़ जाए तो फिर उसमें परमिशन होती है कि कोई भी दूसरा आदमी उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ शर्त हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वो लाइसेंस बताता है। तो 6 लाइसेंस हैं। मैं सिर्फ जल्दी से उनके नाम और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। CC 0 से शुरू होता है जो पब्लिक डोमेन कहा जाता है, और CC BY से वो नाम शुरू होते हैं। CC का मतलब तो क्रिएटिव कॉमन्स की शॉर्ट फॉर्म है, और BY का मतलब है एट्रीब्यूट, यानी जिसने पहली बार वो मटेरियल बनाया है उसका एक्नॉलेजमेंट, उसका नाम कि ये पहली बार फला शख्स ने, फला ने लिया है या बनाया है, वहाँ से मैंने लिया और मैंने कुछ नई चीज़ उसमें से निकाल करके बनाई, या मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। दूसरा होता है CC BY SA जो अक्सर यूज़ करते हैं। ये दो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब भी जाएंगे सर्च करने के लिए गूगल में, यूट्यूब में, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी अगर आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ढूंढना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो CC BY लिखा हो या फिर CC BY SA लिखा हो। ऐसे कहते हैं शेयर्ड अलाइक, मतलब 2 कंडीशन उसने लगाई है जिसने पहली बार बनाया कि एक तो मेरा नाम लिया जाए कि मैंने बनाया है ये पहली बार, और दूसरी बात कि आप भी उसको आगे शेयर करेंगे। यानी कि मैंने कोई चीज़ बनाई और आपने उसमें से कुछ चीज़ निकाल के अपना नाम रख दिया, बल्कि आप उसको आगे शेयर करेंगे जैसे मैंने शेयर किया। ठीक है। इसी तरह से CC BY NC, CC BY ND और भी हैं। NCERT की जो किताबें हैं वो किताबें पब्लिश होती हैं CC BY NC ND के तहत, और उसका मतलब होता है NC कहते हैं नॉन कमर्शियल और ND कहते हैं नॉन डेरिवेटिव, यानी
कोई भी आदमी अगर एनसीईआरटी किताबें मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो वेबसाइट पर है, उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उन पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपके साथ 2-3 शर्तें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये है कि एट्रीब्यूशन, एनसीईआरटी का एट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा कि एनसीईआरटी किताबें हैं, आप ये नहीं कह सकते ये मेरी किताब है। दूसरी बात, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। तीसरी बात, आप उसमें कुछ नया जोड़ नहीं सकते। एनसीएनडी, इस तरह से चीज़ें ओपन लाइसेंसेस में आती हैं प्लेटफॉर्म्स पर। तो आप अगर गूगल में जाते हैं, अगर आप एनसीईआरटी किताबें डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, तो आपको इन लाइसेंसेस का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कहाँ से मिलेंगी ये चीज़ें, उसके लिए एक तो मैंने एनसीईआरटी का आपको बता दिया था, एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है आप वहाँ से देख सकते हैं, किताबों को अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे वेबसाइट्स डेवलप हुए हैं जो ख़ास तौर पर इन रिसोर्सेज को ही रखने के लिए बनाए गए हैं। जैसे एनसीईआरटी ने ही 2 पोर्टल बनाए, 2 वेबसाइट बनाई हैं। एक है ई पाठशाला। टाइम अगर है तो मैं आगे बात करूंगा, मुझे बता दीजिए कितना टाइम हो रहा है, 5 मिनट, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने 2 पोर्टल बनाए हैं, एक है ई पाठशाला और उसका वो इतना मशहूर भी हुआ है कि उसका मोबाइल ऐप भी बना है, वो भी अक्सर आप देखेंगे जो स्कूल के टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यानी आप रिसोर्सेज के बारे में, अच्छा ठीक। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं, ई पाठशाला। NROER के नाम से एक पोर्टल है, NDL के नाम से एक पोर्टल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। दीक्षा के नाम से टीचर्स के लिए एक पोर्टल बना है। बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बनाया गया है और रखा गया है जो इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल यह है कि आप स्कूल के अंदर जब टीचर्स को ये कहते हैं कि आप लोग बच्चों को बेहतर से बेहतर मवाद दीजिए पढ़ने के लिए, समझाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, जिससे कि वो बेहतर से बेहतर उनकी लर्निंग हो सके, तो एक मैनेजमेंट या एक जो कहते हैं लीडरशिप का रोल आप अदा कर रहे हैं, उसमें आपका रोल क्या होगा इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, आप कैसे देखेंगे कि किसी टीचर ने अगर कोई रिसोर्स क्लास में इस्तेमाल किया है, वो किसी की प्रॉपर्टी तो नहीं है। अगर किसी टीचर ने कोई ऐसा काम किया कि किसी दूसरे पर्सन की लिखी हुई किताब, बनाए हुए वीडियो को अपना कह करके या उसमें कुछ तरमीम करके अपना नाम दे करके इस्तेमाल कर लिया, कोई बात नहीं, कर लिया, लेकिन जब तक ठीक है, जब तक उस पर कोई जिसने बनाया है उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन कर दिया तब इस टीचर के साथ साथ स्कूल की भी बदनामी है। तो एक जिम्मेदार लीडरशिप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है, 2 चीज़ों की जिम्मेदारी है। एक तो नॉलेज, अवेयरनेस, सबसे पहली चीज़ होती है अवेयरनेस। हमें पता ही नहीं है लाइसेंस होता क्या, तो हम टीचर से क्या पूछेंगे कि कौन से लाइसेंस में बनाया भाई? तो हमें तो खुद भी तो पता हो। पहले एक लीडर होने के नाते मुझे पता हो कि आईसीटी कहते किसको है, ये कौन सा आईसीटी यूज़ कर रहे हैं। टीचर ने तो कह दिया सर मैंने आज बहुत अच्छा आईसीटी से लेसन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया भाई? कौन सा आईसीटी यूज़ किया, कौन सा रिसोर्स यूज़ किया, वो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स था भी, फ्री वाला था भी या नहीं था। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस, और अवेयरनेस के साथ में फिर उसकी मॉनिटरिंग कि वाकई वो चीज़ क्लास में, स्कूल में हो रही है या कुछ और दूसरी तरह का रिसोर्स। तीसरी बात यह है लीडरशिप के नाते आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप रिसोर्सेज को प्रोवाइड करें। जैसे आप दूसरी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते हैं कि आप स्कूल के अंदर इसका भी इंतज़ाम करेंगे, इसका भी इंतज़ाम करेंगे, तो यहाँ पर भी रिसोर्सेज को
जो पढ़ने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आप लाइब्रेरी में किताबों का इंतज़ाम की जिम्मेदारी लेते हैं ना, कि एक अच्छी लाइब्रेरी हम बना के देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी लीडरशिप के एक रोल का पार्ट है। एक अच्छे लीडर का रोल ये भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज फराहम करें। तो यहाँ पर भी आपके सामने ये जिम्मेदारी आती है कि आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को फराहम करें। अब कैसे फराहम करेंगे? आपको लगेगा तो खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसकी बात हम कर रहे हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स। खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको उसमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो उसको ढूंढना है कहाँ पर है, और दूसरा अगर वो इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स है, जैसे एनसीईआरटी की मैंने बात की कि एनसीईआरटी ने पोर्टल बनाया, आप चाहते हैं पूरे रिसोर्स को हम ऑफलाइन मोड में अपने स्कूल में ले आएं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी से लेटर लिख करके परमिशन लेनी पड़ेगी। एक लेटर लिखिए फ्रॉम द प्रिंसिपल, जो भी वहाँ पर डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके नाम, कि आप जो है हमें ये रिसोर्सेज हमें अपने स्कूल में इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी वही है कि वो सब तक जाए, उसमें वहाँ पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं। वो है सिर्फ ये कि आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा तो उनको भी जो पॉपुलैरिटी चाहिए, जो एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए एक लेटर अगर आप लिखेंगे, एक मेल अगर आप लिखेंगे, तो शायद मुझे लगता है एक ही मेल से काम हो जाएगा या एक ही लेटर से काम हो जाएगा, वो आपको परमिशन दे देंगे, ठीक है आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, सिर्फ आपको एक एक्नॉलेजमेंट के लिए वो लेटर या मेल करना है। ऐसे ही दीक्षा है, एनसीटीई को आप जानते होंगे, टीचर एजुकेशन जो करते हैं उनको पता है, वहाँ पर भी उन्होंने दीक्षा का पोर्टल बनाया है, उस पर भी रिसोर्सेज हैं। तो सिर्फ मकसद ये है बताने का कि एक तो आप अवेयर हों कि जैसे जितनी बातें मैंने की कि आईसीटी का मीनिंग क्या है, आईसीटी कहते किसको हैं, दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे पहचानेंगे, लाइसेंस क्या क्या हैं, वो सब आपको नॉलेज हो। उस नॉलेज को सामने रखते हुए आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि हाँ हमारे स्कूल में, हमारे इदारे में फ्री वाले ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और तीसरी बात, आप उसकी फराहमी के लिए यह कदम उठाएं कि जहाँ जहाँ से रिसोर्सेज मिल सकते हैं उनके साथ राब्ता कायम करें, बातचीत करें, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए गूगल में आपको किसी चीज़ की राब्ते की ज़रूरत नहीं है, जो रिसोर्स ओपन में है तो आप डायरेक्टली उनको, टीचर को कह सकते हैं कि आप यहाँ से रिसोर्सेज लेकर के इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें हैं जो एक लीडरशिप के रोल में आपको निभाने के लिए चाहिए, यानी ये आपकी तरफ से होना चाहिए। बहुत सारी बातें हो सकती हैं उसके अलावा, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। अगर सवाल जवाब का कोई मौका होगा तो मैं फिर उसके जवाब में कुछ कह सकता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मुझे मौका देने के लिए।